2 साल हो गए बीएनएसएस को आए हुए, और इन 2 साल के अंदर आपने अनगिनत बार बीएनएसएस को पढ़ा होगा। बट क्या वास्तव में आपने सीआरपीसी से बीएनएसएस बनने तक की जर्नी को उस एंगल से देखा है जिस एंगल से हम इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे? जैसे हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की जर्नी को देखा था कि किस तरीके से पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बना, वैसे ही हम इस वीडियो के अंदर सीआरपीसी से बीएनएसएस बनने तक की जर्नी को देखेंगे। और विश्वास मानिए, अगर आप अंत तक इस वीडियो के बने रहे तो आप कुछ नया लेके जाएंगे, आपको कुछ नया जानकारी होगी, और आप ये ज़रूर मानेंगे कि मैंने आज तक बीएनएसएस को इस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं चेंजेस मेड इन दी बीएनएसएस इस वीडियो की। बट वीडियो चालू करने से पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, और शुरुआत करते हैं हम अपनी इस बीएनएसएस बनने की जर्नी को। देखिए, बीएनएसएस जो बना, और इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हम लोग बात करेंगे उसके कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि ये वीडियो में एक्चुअली हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। हम इन पर्टिकुलर एक एक सेक्शन के ऊपर जाएंगे, एक एक वो एरियाज़ को टच करेंगे जिसके अंदर बीएनएसएस में चेंजेस हुए हैं। देखिए, सिर्फ बीएनएसएस, सीआरपीसी से जब बीएनएसएस बना तो सिर्फ सेक्शंस का और चैप्टर्स का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि पुराने में इतने सेक्शंस थे, नए में इतने सेक्शंस हैं, सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है। बीएनएसएस में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं और मेजर चेंजेस हुए हैं एज कंपेयर टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर इतने चेंजेस नहीं हुए जितने कि बीएनएसएस के अंदर और भारतीय न्याय संहिता के अंदर हुए, मतलब नया वाला आईपीसी में हुए। अभी हम लोग बीएनएसएस की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए और कौन कौन सी बातें हमें जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार बीएनएसएस पढ़ चुके हैं इन 2 सालों के अंदर। बहुत केस लॉज भी सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, बट क्या हम उन एस्पेक्ट को टच कर पाए हैं जिन एस्पेक्ट को देखते हुए, जिन एस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए हमारे लेजिस्लेचर ने नया लॉज बनाया? तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बीएनएसएस हम जानते हैं नया सीआरपीसी है, और इसने 1973 के सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। 1 जुलाई 2024 से 3 लॉज हमारे पास रिप्लेस नए आ चुके हैं और 3 रिप्लेस हो चुके हैं। तो इसकी जर्नी क्या थी? 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ, 21 दिसंबर में राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिली 25 दिसंबर को, नोटिफाइड हुआ गजट में। उसके बाद 23 फरवरी 2024 को डेट एनफोर्स डेट नोटिफाइड हुई, और एक्चुअली फोर्स में आया 1 जुलाई 2024 को। इसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। फोकस क्या है? जैसे हमने एविडेंस एक्ट के वीडियो के अंदर बात करी थी कि फोकस है कि आज के वक्त में जो प्रेवलेंट टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से क्राइम डिजिटल हो रहे हैं, उन सब की परिस्थितियों को, उन सब की चीज़ों को इंक्लूड करना, यही जो है एक्चुअली मोटिव है। तो प्रॉम्प्ट जस्टिस मोटिव है, फॉरेंसिक साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करना, दैट इज द बिगेस्ट मोटिव ऑफ द बीएनएसएस। और पुराने जो ऑब्सोलीट टर्म्स थे which had been used in the colonial period, that had been replaced totally in the BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम and Bharatiya Nyaya Sanhita, to replace those particular words which had not been used since ages in the Indian law. So we have replaced all these things and inculcated the new technologies. तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इंक्लूड किया है। और मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब अब जो समन्स हैं और जो वारंट्स हैं, वारंट्स मीन्स दोनों टाइप के वारंट्स अगर हम लोग देखें, नॉन बेलेबल वारंट्स और बेलेबल वारंट्स जो है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली अब सर्विस उनकी चालू हो चुकी है। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स ने अपने सर्विस रूल्स बनाए हुए हैं। मींस जैसे दिल्ली की अगर हम लोग बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के समन्स और वारंट के रूल्स निकले हुए हैं। मतलब एज पर बीएनएसएस को देखते हुए ही जो सरकार हैं और सरकारों ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं, और उसके हिसाब से वो लोग अब सर्विस कर रहे हैं। गवाहियाँ जो हैं, मतलब खास तौर से जो एविडेंस रिकॉर्डिंग है, एविडेंस रिकॉर्डिंग वीसी से करने का काफ़ी जोर दिया गया है। और अब
आपको अगर मैं बताऊं, ज़्यादातर स्टेट्स पहले अपने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर से वीसी करवाते थे। कोई सिस्को वेबएक्स से वीसी करवाता था, कोई जिस्टी से वीसी करवाता था, कोई गूगल मीट से वीसी करवाता था। बट अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा ही मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एनआईसी का बनाया हुआ एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज़ न्याय श्रुति। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो आप इस वक्त इस वीडियो में सुन सकते हैं। न्याय श्रुति जो कि हमारा इनबिल्ट रोबस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, जो कि कोर्ट्स यूज़ करेंगी। अगर आपको न्याय श्रुति के बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम इन दी कोर्ट्स किस तरीके से चेंज होने वाला है, कि हमारा खुद का बनाया हुआ सिस्टम ही हमारे कोर्ट्स में प्रेवलेंट रहेगा। तो इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को जो है वो इंक्लूड किया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस ट्रैकिंग फीचर्स के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं। देखिए, ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और ये जो कंटेंट्स मैं लेकर आ रहा हूँ, ये कंटेंट्स मैंने ही बनाए हैं, मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट्स हैं। आप इनको देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कंटेंट्स मिले और ये आपको पीडीएफ फाइल मिले, आप कमेंट बॉक्स में करिए। हम टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा कंटेंट दूंगा, जिससे आपके जुडिशरी प्रिपरेशन के अंदर ज़्यादा मदद आएगी। प्रॉम्प्ट जस्टिस, ये तो हमेशा हमारा गोल ही रहता है। फॉरेंसिक साइंसेस को इंक्लूड किया है। ये बात ध्यान रखें कि मैंडेटरी यूज ऑफ फॉरेंसिक टूल्स एंड एक्सपर्ट्स फॉर दोज पर्टिकुलर ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल फॉर मोर देन 7 years, दैट इज अ मेजर चेंज। 7 साल से ज़्यादा पनिशेबल ऑफेंसेस के अंदर मैंडेटरी यूज है फॉरेंसिक साइंसेस का। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, समन्स हुई, एफआईआर हुई, नोटिस हुए, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हुए, वो अब उनकी सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली होगी। खासतौर से एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस के अंदर, जहां पर समन्स रिसीव होने के अंदर सालों साल निकल जाते थे, अब आप अक्यूज्ड के व्हाट्सएप पर, अक्यूज्ड के ईमेल पर डायरेक्टली समन सर्व कर सकते हैं। ईमेल तो पहले भी था, ईमेल के बारे में तो पहले भी बात करी गई थी, समन्स के बारे में अलग अलग एनआई एक्ट के जजमेंट्स में बात करी गई है, बट एक्चुअली अब उसको प्रोसीजर लॉ के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एनआई एक्ट के डिफरेंट जजमेंट्स में बात करती थी, बट प्रॉब्लम ये था हमारे पास प्रोसीजर के अंदर कोई ग्राउंड वर्क नहीं था। बट आफ्टर द एडवेंट और द मीन्स यू कैन से दैट once the BNSS has come into force, the government had made specific rules for this, that how the service will be done electronically. टाइमलाइंस फिक्स्ड कर दी हैं, ये बहुत एक मेजर चेंजेस हुआ। इन्वेस्टिगेशन की कुछ टाइमलाइंस, ट्रायल की, डिलीवरी ऑफ जजमेंट्स की, हर एक चीज़ की उन्होंने टाइमलाइन फिक्स करी। जैसे चार्ज के अंदर अब 2 महीने के अंदर ही आपको चार्ज बनाना होगा, 60 डेज दिया गया है। आगे इस पे बात करेंगे। ये कोई एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है इन्होंने। विक्टिम के राइट्स की बात करिए, विक्टिम फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी लेगा। जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स के अंदर कहीं 1973 से लेकर अब तक, इतने सालों के अंदर, लगभग 50-60 सालों के अंदर, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग समय समय पर गाइडलाइंस दी गई, उन सब गाइडलाइंस को देखते हुए उन सब को इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है बीएनएसएस के अंदर। तो नया कुछ नहीं है, बट अब वो जो जजमेंट्स थे उनको याद करने की अच्छा जगह जो है, अब वो सब प्रोसीजर हमारे पास आ चुका है। क्या पहले भी एफआईआर की कॉपी विक्टिम को नहीं मिल रही थी? बिल्कुल मिल रही थी, बट अब लेजिस्लेचर ने उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, एंड नाउ इट इज़ द लॉ। विक्टिम हियरिंग, विक्टिम मस्ट बी हर्ड बिफोर गवर्नमेंट विड्रॉज दी प्रोसिक्यूशन, जो हमारा पहले में 321 सीआरपीसी हुआ करता था, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। वहाँ पर 7 साल से बड़े ऑफेंसेस जितने भी होंगे, दोज ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल फॉर मोर देन 7 years, वहाँ पे विड्रॉ करने से पहले, प्रोसिक्यूशन को केस विड्रॉ करने से पहले विक्टिम को भी सुनना पड़ेगा, कोर्ट को सुनना पड़ेगा। समरी ट्रायल, पहले मैं आपको बताऊं, समरी ट्रायल की अलग से आपको पावर्स मिलती थी, जुडिशियल ऑफिसर्स को पावर दिया करता था ऑनरेबल हाई कोर्ट, बट अब जो है ये चीज़ हटा दी गई है। अब हर एक जुडिशियल ऑफिसर को, हर एक जज को जो कि ट्रायल कर रहा है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है, उनके पास समरी पावर ऑलरेडी रहेगी। अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो कंपलसरी समरी ट्रायल बोला है माइनर ऑफेंसेस के अंदर, जिससे जल्दी पेटी ऑफेंसेस का जल्दी निराकरण होगा, जल्दी ट्रायल होगा। ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में मैंने आपको बताया ही। हायरार्की जो है वो सिंप्लीफाई करी है, खासतौर से दिल्ली, बॉम्बे और हमारे बेंगलोर के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन केसेस हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं, वो मेट्रोपॉलिटन शब्द अब हटा दिया है। एक ही हायरार्की है, एक देश एक हायरार्की के ऊपर काम करेगा। ये चीज़ मेट्रोपॉलिटन शब्द, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द बीएनएसएस, ये आप सब जानते होंगे। हैंड कफिंग परमिटेड,
आपके मन में एक सवाल आएगा कि 2 साल से तो हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अगर आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी करें, ओल्ड स्कूल हैं, तो आपको ये बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर सीआरपीसी है। आपका लॉ आपने सीआरपीसी को पढ़ते हुए किया है। आप इतने समय से सीआरपीसी को देखते हुए ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इसलिए आपको सेक्शन सीआरपीसी की याद होंगे, इसलिए आपको बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अब आपसे एग्ज़ाम में सीआरपीसी पे नहीं, बीएनएसएस पे सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आपको सेक्शंस, उनके कंटेंट्स आपको वापस याद होने चाहिए। इसलिए ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए, हैंड कफिंग को उन्होंने जो है परमिटेड कर दिया है कि सीरियस ऑफेंसेस के अंदर हैबिचुअल और रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए हैंड कफिंग से अलाउड है। ट्रायल इन एब्सेंशिया, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन एब्सेंशिया, वो भी अपन देखेंगे। कन्विक्टेड जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स रहते हैं उनका किस तरीके से ट्रायल होगा, भले ही वो नहीं आए, अब उनके ना आने की वजह से ट्रायल जो है लिंगर ऑन नहीं होगा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ये आई है सेक्शन 398 में। कम्युनिटी सर्विस की बात करी गई है। आप जानते हैं कि कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंक्लूड किया गया है। EFIR, 0 FIR इंक्लूड करी है। EFIR परमिट करी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से परमिट करी है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग एनहांस किया है। मर्सी पिटिशन की डेडलाइंस जो है वो एनहांस करी है। 30 दिन गवर्नर के पास, 60 डेज प्रेसिडेंट के पास फॉर द मर्सी पिटिशंस। तो ये सब बात तो रही, ये हमने ओवरव्यू की बात करी। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये स्ट्राइकिंग फीचर्स थे जो कि एक बहुत मेजर तरीके से जिन्होंने बीएनएसएस के ऊपर काम किया है, और बीएनएसएस के अंदर मेजर जो फीचर्स थे वो ये थे जो अभी हमने बात करी। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स थे, ऐसे कौन से पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या चीज़ इंक्लूड करी है, तो वैसे ही ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या चीज़ एबोलिश कर दी गई है। इंडिया की डेफिनेशन हटा दी, ठीक साहब। मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया, ये तो चीज़ पहले ही आ गई थी। जब लॉ अप्लाई हो रहा था उस वक्त पर ही ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, और इस चीज़ का बहुत हल्ला भी मचा था उस वक्त पे। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शब्द उन्होंने हटा दिया है। बाकी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन के अलावा भी हमें जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हटाई हैं। प्लीडर की डेफिनेशन, प्रेस्क्राइब्ड की डेफिनेशन, मेट्रोपॉलिटन से संबंधित सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, ये हटा दिया है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट CMM जो कि स्टेट्स के अंदर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, वैसे ही दिल्ली के अंदर, बॉम्बे, बेंगलुरु के अंदर, कलकत्ता के अंदर जो होते हैं, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं हमारे भारत के अंदर, वहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनको रिमूव कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उन सब जुडिशियल ऑफिसर्स का जो नाम है वो हटा दिया गया। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ज्यूरिसडिक्शन इन केसेस ऑफ जुवेनाइल्स, ये भी हटा दिया है। पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन ऑफ मास ड्रिल, ये हटा दिया है। वेट एंड मेजर्स, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जजमेंट, स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ग्राउंड्स टू बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी गई हैं। ये अब BNSS का पार्ट नहीं है। दीज आर दी हिस्ट्री। चलिए, नया सेक्शन क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है। अभी हमने बात करा सब्ट्रैक्शन की, नेगेटिव चीज़ की बात करी कि क्या क्या चीज़ें हटाया गया है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव चीज़ की कि क्या क्या ऐड किया गया। ये सब ऐड है BNSS के अंदर। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन ऐड करी गई है, और बात बिल्कुल सही है। अब हम लोग 2026 के अंदर हैं, हम लोग बहुत स्पीड में डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। पोस्ट कोविड हमने बहुत एनहांसमेंट देखा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत कुछ अब पेपरलेस की तरफ बढ़ना चालू हो गई है, तो क्यों ना जितनी भी प्रेवलेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको इंक्लूड किया जाए। बेल की डेफिनेशन, पहले आपको मालूम होगा कि बेल की डेफिनेशन CRPC में नहीं थी। बेल बॉन्ड्स, बॉन्ड, ये उन्होंने ऐड किया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये चीज़ ऐड करी है। उसके बाद इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि ऐड की गई हैं, मतलब नई आई हैं BNSS में। तो आप जब भी ओल्ड स्कूल लॉयर्स हैं या ओल्ड स्कूल लॉ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी जुडिशियल ऑफिसर्स या जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आप हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हूँ, तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो इन चीज़ों को तो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐड हुई हैं और इनमें फोकस ज़्यादा होना चाहिए जिससे आपको ये याद रहे।
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेजिग्नेट कर सकती है पुलिस ऑफिसर, एसपी और अबव रैंक की एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये एक नई चीज़ आई है। नो अरेस्ट विदाउट डीएसपी परमिशन विद दी 3 years और लेस पनिशमेंट इफ द पर्सन इज इन्फर्म और अबव 60 years ऑफ एज। तो 60 साल या इन्फर्म अगर होता है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर 3 साल से नीचे का कोई ऑफेंस है, 3 साल से नीचे का ऑफेंस है, तो आप डीएसपी की परमिशंस के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। डीएसपी मीन्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो पुलिस ऑफिसर मे यूज हैंडकफ ड्यूरिंग अरेस्ट कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। वो बिल्कुल हैंडकफिंग की चीज़ ही आ चुकी है, हमने अभी बात करी। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, ये ऐड हुआ है। सर्च और सीजर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हुआ है। आपने, मुझे नहीं मालूम कि आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बट फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड टोल्ड मी दैट मध्य प्रदेश के अंदर, स्टेट ऑफ एमपी के अंदर या स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 25 आर्म्स एक्ट के केसेस जो हुआ करते थे बहुत ज़्यादा रहते थे। बट व्हेन दी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है वो वीडियोग्राफी उसकी होने लग गई, तो एक बहुत मेजर ड्रॉप आया है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंदर, जहाँ पे सर्च और सीजर के ऊपर ऑफेंस बेस्ड था। जैसे आप जानते हैं कि एक्साइज के ऑफेंसेस हुए, आर्म्स एक्ट के ऑफेंसेस हुए, ये बहुत कुछ डिपेंडेंट होते हैं सर्च और सीजर के ऊपर, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपके पास प्रोहिबिटेड आर्म्स नहीं मिल रहे तब तक आपके पास 25 आर्म्स एक्ट या आपके पास 25 एंड 27 आर्म्स एक्ट बनेगा ही नहीं। तो वहाँ पर जब अब क्योंकि वीडियोग्राफी होने लग गई तो बहुत बार जो प्लांटेड विटनेस हुआ करते थे उनका कहीं ना कहीं उनको दूर किया गया और एक सिस्टम के अंदर फेयरनेस लेकर आए। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके स्टेट के अंदर भी अब अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सीजर की वीडियोग्राफी हो रही है या नहीं। अटैचमेंट, फोर फीचर एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर आए। पर्सनस बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस, ये हमारे पास एक नया प्रोविजन आया। एविडेंसेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, ये चीज़ आई। ट्रायल इन एब्सेंशिया आया, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आई है। मर्सी पिटिशंस अभी हमने बात करी, 30 days और टाइमलाइन फिक्स कर दी है। ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये भी जो है नया हमारे पास आया है। चलिए, ये तो आप जानते ही हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं, ख़ास तौर से जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनकी पीनल पावर्स को बढ़ा दिया है बीएनएसएस ने। पहले जो था क्लास 1 मैजिस्ट्रेट, क्लास 1 मैजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अब कब बनेंगे, मतलब व्हेन यू विल बिकम जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, जब आप जुडिशल ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट हो जाते हैं, मींस वंस यू क्रैक द एग्जाम ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सेकंड क्लास, आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप सबसे पहले बनते हैं सिविल जज क्लास 2 या सिविल जज जूनियर डिवीजन प्लस JMSC, मतलब जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। और वंस जब ट्रेनिंग पीरियड आपका कवर हो जाता है, आपको रेगुलर कोर्ट मिलता है, तब आप बनते हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहते हैं तो क्लास 2 आप रहते हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट। वहाँ पर आपके पास फाइन की पावर CRPC के हिसाब से 5,000 रुपये हुआ करती थी, अब बढ़ा के उसको 10,000 कर दिए, और जहाँ 10,000 पावर होती थी उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। साथ में कम्युनिटी सर्विस भी बात करी है। कम्युनिटी सर्विस में किस टाइप के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं उस पर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, इफ़ यू वांट द वीडियो ऑन कम्युनिटी सर्विस, ट्रायल इन एब्सेंशिया, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं जो आपको समझने में तकलीफ है, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आपको लेकर आऊँगा। तो कम्युनिटी सर्विस न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट पहली बार आया है। कोर्ट मैंडेटेड वर्क दैट सर्व्स द कम्युनिटी विदाउट एनी पेमेंट और कॉम्पेंसेशन, मतलब आप इसमें एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि आप फ्री में काम करेंगे, आपको उसके लिए कोई रिम्यूनरेशन या पैसा नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम टोटल इम्प्रिजनमेंट व्हेन सर्विंग मल्टीपल सेंटेंसेस कॉन्करेंटली, पहले 14 ईयर्स हुआ करता था, अब 20 ईयर्स है। ये पीटी में सवाल आने का है। पहले अगर आपको याद होगा कि अगर आप कॉन्करेंटली कोई पनिशमेंट कर रहे हैं तो 14 ईयर्स जो था उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, अब वो 20 ईयर्स हो चुकी है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेक्शन 25 BNSS।
मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं उस वक्त पे कि बीएनएसएस के अंदर पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है. वी आर मोर और लेस कंसर्न अबाउट द चेंजेस ब्रॉट फ्रॉम सीआरपीसी टू बीएनएसएस, मतलब द जर्नी फ्रॉम सीआरपीसी टू बीएनएसएस, उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं, एक रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं. 2 साल के अंदर एक बार ब्रशअप कर लें अपनी मेमोरी को, सिर्फ वो वीडियो है. वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल एवरी सेक्शन, एवरी लॉ ऑफ बीएनएसएस. चलिए, उसके बाद हम आते हैं प्रोसिक्यूशन. डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट लेवल के ऊपर जो है एक नया यहाँ पर पोस्ट भी क्रिएट है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. और ये देखिए उन्होंने केसेस भी बताए हैं कि जो एडीपीओ होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स जो रहते हैं वो हुए, या फिर आपके जो डीपीओ रहते हैं वो कौन कौन से केसेस हैंडल करेंगे स्टेट के अंदर, तो वो इसकी एक लिस्ट दी गई है. चलिए, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे. अरेस्ट और रिमांड में आते हैं. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारा चालू होता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें याद रखना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली और इन्फर्म दिया हुआ है. जैसे हमने बात करी थी कि 3 साल से अगर कम पनिशेबल ऑफेंसेस है, 3 साल से अगर कम पनिशेबल ऑफेंसेस है और जो अक्यूज्ड है या तो उसकी एज 60 ईयर से अबव है या वो इन्फर्म है, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक, मतलब द पुलिस ऑफिसर और द आईओ हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम डीएसपी इन ऑर्डर टू अरेस्ट दैट अक्यूज्ड. तो ये एक चेंज आया है. अरेस्ट के लिए प्रोटेक्शन दिया है. डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम, each district must have police control room staffed by ASI with an electronic display board showing arrestee name, address and ये हमारा जो डीके बासु का केस है, पहले हम लोग नोटिस बोर्ड्स लगाते थे, बट अब उन्होंने बोला है कि साहब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाइए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका पूरा डिटेल्ड उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर डिस्प्ले होता रहे, जिससे उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अक्यूज जो है, मतलब उनका जो फैमिली का व्यक्ति है, वो इस वक्त पर कौन से थाने के अंदर है या कहाँ पर है, कौन से जेल के अंदर है. अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल में होगा, और अगर पुलिस कस्टडी में है तो कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर है यह डिस्प्ले हो जाए. ये डीके बासु के अंदर ऑलरेडी हमारे पास गाइडलाइन थी, बट एग्जैक्टली बहुत कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया. हैंड कफिंग की बात आ गई. हैंड कफिंग कर सकते हैं सीरियस ऑफेंस के अंदर, सेक्शन 43 क्लॉज 3. Arrest by private person. If a private person makes an arrest, the arrested individual must be brought before police within 6 hours. ये पहली चीज़ नहीं थी. अब 6 घंटे के अंदर अगर प्राइवेट पर्सन कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसे पुलिस के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सेक्शन 190 अपीयरेंस गारंटी. इफ अक्यूज इज नॉट डिटेन्ड, पुलिस मस्ट ऑब्टेन अ गारंटी फॉर अपीयरेंस बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सतेंद्र कुमार अंतिल का इन्होंने यहाँ पर बात करी है सेक्शन 190 के अंदर कि अक्यूज्ड अगर डिटेन नहीं है, सेक्शन 190 170 सीआरपीसी ही है. पुलिस को जो है वहाँ पर एक गारंटी लेनी पड़ेगी, मतलब बेल बॉन्ड साइन करवाना पड़ेगा अक्यूज्ड से कि आप ये लिख कर दीजिए ऑन एफिडेविट या बेल बॉन्ड आप साइन करिए कि आप अक्यूज्ड के सामने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे. तो ये नई चीज़ आई है. पुलिस कस्टडी, अब आप जानते हैं कि 15 दिन की पुलिस कस्टडी जो मैक्सिमम 15 दिन की थी, आज भी 15 दिन है, बट उसको इनिशियल 40 और 60 डेज़ में ले सकते हैं. मतलब शुरुआत पहले क्या हुआ करता था, अगर यहाँ अरेस्ट हुआ अक्यूज्ड तो आज से ही 15 दिन उसकी पीआर ले सकते थे, बट अब ऐसा लॉ नहीं है. अब आप इनिशियल 40 डेज़ या इनिशियल 60 डेज़ के अंदर कभी भी 15 दिन की आप पीआर ले सकते हैं. मैक्सिमम 15 दिन की ही पीआर मिलेगी एट द स्ट्रेच ऑफ 40 डेज, मतलब एक 40 दिन के पीरियड में आप पीआर ले सकते हैं 15 दिन की, या 60 दिन के अंदर आप पीआर ले सकते हैं 15 दिन की. तो सेक्शन 187 के अंदर ये कि मेजर चेंज आया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. मैक्सिमम डिटेंशन 90 डेज. मैक्सिमम डिटेंशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 10 ईयर्स और मोर. यहाँ पर एक ग्लिच हुआ करता था, नॉट लेस देन पनिशेबल विद 10 ईयर्स, वो हटा के बहुत स्पष्ट प्रोविजन कर दिया गया है. मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट प्रॉम्प्टली सेंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द आईओ. तो ये तो हम लोग बहुत क्लियर हैं कि जो फैक्टर है टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन मोटिवेशन और मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पर हम लेकर आए हैं. सम्मस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हो सकता है. सेक्शन 63 के अंदर अब आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिकली मतलब व्हाट्सएप से भी आ सकते हैं,
ईमेल से भी आ सकते हैं, आप किसी भी मेथड से बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली आप सम्मन सर्व कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आपको पता होगा कि कोर्ट्स में हमारे CIS चलता है, दैट इज़ केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से डायरेक्टली जो हैं समझ जा रहे हैं अक्यूज्ड के मोबाइल नंबर पर। ये चीज़ बिल्कुल हो रही है हमारे देश में, CIS के थ्रू हो रहा है, तो ये चीज़ चालू हो चुकी है। पुलिस स्टेशन को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जहां पर वो अक्यूज्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटस पूरा वो रिकॉर्ड करके रखेंगे, मतलब उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, जो भी उसके इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटस होंगे वो सब रखेंगे और वो कोर्ट को देंगे और उसी से डायरेक्टली समन्स जाएंगे। क्या वारंट भी आप सर्व कर सकते हो? अगर आपके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट है तो क्या वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्व किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइएगा। उसके बाद सेक्शन 66, समन्स कैन बी डिलीवर टू एनी एडल्ट मेल मेंबर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिमूव कर दिया है जेंडर रिस्ट्रिक्शंस। सेक्शन 70, डिलीवरी ऑफ समन्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को एक वैलिड सर्विस बताया गया है, तो टेक्नोलॉजी को जो है वो इनकलकेट किया है हमारे BNSS ने। उसके बाद आते हैं अटैचमेंट और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, PMLA, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस था वैसा कुछ प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद मेंटेनेंस के अंदर पेरेंट्स को न्यू जुरिस्डिक्शन फॉर पेरेंट्स कैन नाउ फाइल मेंटेनेंस केसेस अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन एट देयर ओन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब जहाँ पर पेरेंट्स रहते हैं वो चीज़ भी आ गई। मतलब सेक्शन 125 CRPC के अंदर अब इन्होंने पेरेंट्स की भी बात करी है कि पहले भी पेरेंट्स था, बट पेरेंट्स अब जहाँ उनका रेसिडेंस है वहाँ से केस फाइल कर सकते हैं, केस फाइल हो सकता है, तो ये चीज़ एक नई आई है। अब FIR के अंदर एक मेजर चेंज आया है। FIR सेक्शन 173 ऑफ BNSS, पुरानी हमारा क्या था सेक्शन 154 ऑफ CRPC, ये हमारा पुराना सेक्शन था। ज़ीरो FIR का एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि पहले सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के अंदर 1998 के अंदर ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट पहली बार आया। अब इन्होंने ज़ीरो FIR को इंक्लूड किया है और अब आप FIR इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। 173(2) के हिसाब से फ्री FIR की कॉपी आपको देनी पड़ेगी विक्टिम को, और विदाउट एनी चार्ज, एट नो चार्ज, फ्री में आपको देनी पड़ेगी। सेक्शन 173 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वेयर पनिशमेंट इज बिटवीन 3 to 7 ईयर्स, जहां पर टाइमलाइन दी है मैक्सिमम 14 डेज। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर उन्होंने बात करी थी कि हम किन किन केसेस के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को एक्चुअली लॉ के अंदर अब इंक्लूड कर दिया है। 173(3) के हिसाब से आप बिल्कुल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है पुलिस ऐसे ऑफेंसेस में जो कि 3 से 7 साल के बीच पनिशेबल हैं, बट मैक्सिमम 14 डेज तक आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंडेटरी होगा पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो FIR रजिस्टर करे। अपील टू मैजिस्ट्रेट, विक्टिम कैन अप्रोच टू मैजिस्ट्रेट अगर FIR रिकॉर्ड नहीं हुई है। इवन FIR के इंटरवेंशन से ये चीज़ क्लियर हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, जो पहले सेक्शन 156 था, 156(3) की जो एप्लीकेशन लगती थी, जहां पर आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था कि दैट इफ़ यू आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर 156 clause 3 CRPC in front of the magistrate requesting him to direct the police officer to register the FIR as per the case of Priyanka Sharvastava versus State of UP, you have to file an affidavit along with that application. That is the mandatory provision. Yeah, you can say that that was the mandatory provision before BNSS. Now the filing of an affidavit is the mandatory provision. अब आपको फाइलिंग साथ में करना पड़ेगा. That has been included under सेक्शन 173 मेरे हिसाब से 173(5) ऑफ BNSS। मुझे भी सेक्शंस बहुत अच्छे से याद नहीं है बिकॉज आई एम ऑल्सो ओल्ड स्कूल पर्सन, राइट। तो ये FIR के अंदर चेंज हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है वो थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ सेक्शन 91 CRPC, राइट। कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज कैन इंस्ट्रक्ट पार्टी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक
कम्युनिकेशन ये है 105 BNSS में वीडियोग्राफी की बात करी गई है। जो भी सीजर हो रहा है, प्रॉपर्टी सीज हो रही है, उसकी वीडियोग्राफी करवानी ज़रूरी है और वीडियोग्राफी को 4th विद मैजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा। अब अगर आपको मालूम होगा तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ई साक्ष्य पोर्टल दैट इज़ मेड बाय द NIC। ई साक्ष्य पोर्टल मेड बाय द NIC। जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं वीडियोग्राफी की वो जाती हैं ई साक्ष्य पोर्टल पे, जहाँ पर कोर्ट उनको देख सकता है। तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी है एंड इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ IO टू सेंड दोज वीडियोग्राफ टू द कोर्ट 4th विथ। मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। और एफिडेविट की जो बात मैं कर रहा था वो चीज़ इसके अंदर आ गई। 174 CRPC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस मस्ट नॉट ओनली डायरेक्ट कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट बट ऑल्सो सबमिट डेली डायरी रिकॉर्ड। NCR जहां काटते थे 155 के अंदर, जो अब 174 हो चुका है। अगर मान लीजिए कि ऐसा पर्टिकुलर एरिया के अंदर कंप्लेनेंट आ रहा है जो कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो पुलिस उसे डायरेक्ट कर देती थी कि आप इस पुलिस स्टेशन चले जाइए, यहाँ पर आपकी NCR कटेगी। ये एक लॉ था। बट अब आपको NCR की डेली डायरी रिपोर्ट भी आपको फोर्टनाइटली आपको कोर्ट के अंदर भी पेश करनी पड़ेगी। कोर्ट आपसे NCR की रिपोर्ट जो है वो मांग सकता है। SP DSP को कर सकता है असाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉर कंसिडरिंग सीवियरिटी एंड नेशनल ऑफेंसेस। फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years और मोर फॉरेंसिक जो है वो मस्ट कर दिया गया है कि फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स वहाँ पर आएंगे और क्राइम सीन को सिक्योर करेंगे। 183 जो 164 था, स्टेटमेंट बाय मेंटली और फिजिकली इनकैपेसिटेटेड विटनेसेस रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट ट्रीटेड एज एग्जामिनेशन इन चीफ। इसको एग्जामिनेशन इन चीफ के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मस्ट बी सेंड टू IO ऑफिसर विद इन 7 days। यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन फिक्स कर दी है मेडिकल रिपोर्ट के भेजने के लिए। MLCs या PM या फिर अक्यूज्ड की MLC या अक्यूज्ड का जो है MLC ही होगी मेडिकल। अच्छा, MLC का आप फुल फॉर्म जानते हैं ना? MLC इज़ मेडिको लीगल केस जो MLC बनती है। जैसे ही कोई विक्टिम होता है उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसकी एक MLC तैयार की जाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिया। जस्ट चलते चलते एक चीज़ आपको पता हो जाएगी। पुलिस मस्ट, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। बट मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि जिनको मतलब जुडिशरी की तैयारी करनी है, उनको मालूम नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आपको मैं बता पाऊँ तो मैं इसलिए आपको छोटी छोटी टर्म्स बता रहा हूँ कि आपको पहले से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पुलिस मस्ट प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू द विक्टिम और इन्फॉर्मेंट विद इन 90 days। ये भी एक मैंडेटरी कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है, पुलिस के ऊपर ये एक ड्यूटी है कि वो विक्टिम को बताए। रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड चेन ऑफ कस्टडी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज, ये कोर्ट को प्रेजेंट करना होगा। ड्यूरिंग ट्रायल एडिशनल इन्वेस्टिगेशन अलाउड विद द कोर्ट्स अप्रूवल। ये अभी इसके ऊपर एक फैसला भी आया है, मैंने आपको अभी जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने डाला था कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस रिपोर्ट को जो है आप ट्रांसमिट कर सकते हो अक्यूज को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। सपोज यू वांट टू गिव द चार्जशीट, द कॉपी ऑफ द चार्जशीट टू द अक्यूज। फॉर एग्जांपल, इफ द चार्जशीट इज अ बल्की चार्जशीट, it contains a lot of pages, so you can give, because you know that it is the paramount right of the accused to have the copy of the charge sheet। 207 CRPC 208 CRPC में हम जाते हैं और ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि 209 CRPC में उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है आप उनको दे सकते हैं। वॉइस सैम्पल्स कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम अक्यूज्ड विदाउट रिक्वायरिंग देयर डिटेंशन। ये भी एक नया केस आया है, सेक्शन 349। jurisdiction of the courts in inquiry on trial. If a crime involves cheating via electronic communication, trial will be at the place where communication was transmitted। ये एक नया प्रोविजन है jurisdiction के एस्पेक्ट पे। If a crime is committed outside India, trial will be held where accused is located or where offense was committed। तो ये सिंपली एक बेयर रीडिंग के प्रोविजंस हैं, इस पे अपन समय ज़्यादा नहीं लेंगे।
Noteworthy features of complaint and police case. Delivery of paper to accused can be made using electronic methods. वही मैं आपकी बात अभी बता रहा था आपको. Supply of documents to accused must be made within 14 days. 14 दिन के अंदर आपको करना है. Committal जो है सेशन कोर्ट के लिए, that is a major thing that must be done within 90 days. पहले कोई टाइमलाइन नहीं थी, बट अब जो है वो कमिटल जो होगा 90 दिन के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट को करना होगा. मतलब 3 महीने के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट को करना होगा आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस. और सेक्शन 223 अक्यूज मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस. कंप्लेंट केस के अंदर आपको मालूम है ये चीज़ चेंज इसके अंदर हुआ है. प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, 2 पर्टिकुलर सेक्शंस हैं. ये चीज़ें हमारे पास आई हैं. इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे. फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आप ये याद रख लीजिए. अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं. सेशंस ट्रायल में अपन बात करते हैं. देखिए गाइडलाइंस कुछ आई हैं और इस पर अपने पास टाइम फ्रेम भी जो है वो आया है. क्या क्या टाइम फ्रेम है वो अपन देखते हैं. चैप्टर 16 है ट्रायल्स का. सेशंस ट्रायल की बात करता है. सेशन ट्रायल में क्या है, डिस्चार्ज पिटीशन 250 के अंदर, सेक्शन 250 के अंदर मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमिटमेंट, मतलब फ्रॉम द कमिटल. अब आप कभी भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते. मान लीजिए यहाँ पर कहीं कमिटल हुआ है, यहाँ पर कहीं कमिटल हुआ है, तो कमिटल से सिर्फ 60 डेज़ के अंदर अंदर ही आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है डिफेंस. इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी. तो ये एक नई चीज़ है. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये मैंने आपको भी शुरुआत में ही बता दिया था कि 60 डेज़ जो है एक, ये सब प्रीलिम्स के अंदर आने वाले सवाल हैं दोस्तों. तो ये सब चीज़ें याद रखें क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि डिस्चार्ज पिटीशन कितने दिनों में फाइल कर सकते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कितने दिनों में करना है. तो ये 60 डेज़ है, यूनानिमस है, सब दूर 60 डेज़ है. मैजिस्ट्रेट को भी 60 डेज़ में चार्ज बनाना होगा, सेशन कोर्ट को भी 60 डेज़ में चार्ज बनाना होगा. चार्ज जो है आप उसको फिजिकली भी पढ़ के सुना सकते हैं अक्यूज्ड को, या फिर आप ऑडियो वीडियो माध्यम से भी सुना सकते हैं. ये हो सकता है पॉसिबल कि अक्यूज्ड जेल के अंदर है. अब जेल के अंदर है तो अब जेल से उसको अपने कोर्ट के अंदर लेकर आने की आवश्यकता नहीं है. आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो है चार्ज पढ़कर सुना सकते हैं. विटनेस एग्जामिनेशन, विटनेस की गवाही, मतलब जो एविडेंस रिकॉर्ड आप करेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के या फिर डिफेंस विटनेसेस के, ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी आप कर सकते हैं. ये तो खैर बहुत समय से हम लोग हमारी कोर्ट्स कर ही रही हैं, बट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिया. डिलीवरी ऑफ जजमेंट, देखिए ये भी एक टाइमलाइन फिक्स हो चुकी है. 30 डेज़ जो है मैक्सिमम समय है कि जब आप आर्गूमेंट सुन लें, फाइनल आर्गूमेंट सुन लें, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर कोर्ट को जजमेंट सुनाना है. और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 45 डेज़ तक फॉर दी रिकॉर्डेड रीजंस. कोर्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न, और उसके बाद जो है वो 45 डेज़ के अंदर एक्सटेंड हो सकता है. वारंट ट्रायल के अंदर भी सेम चीज़ है. वारंट ट्रायल के अंदर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. जो टेक्नोलॉजी को हमने सेशन कोर्ट के अंदर इनकलकेट किया है वही हमने वारंट ट्रायल के अंदर भी इंक्लूड किया है. डिस्चार्ज एप्लीकेशन 60 डेज़, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 60 डेज़, विटनेस एग्जामिनेशन ऑडियो वीडियो, एब्सेंट विटनेसेस है इफ प्रोसिक्यूशन विटनेस अनअवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, डीम्ड एग्जामिन. ये 2-3 चेंजेस आए हैं. जजमेंट 45 डेज आफ्टर ट्रायल कंक्लूड्स. कंप्लेनेंट एब्सेंस इन कंप्लेंट केस, कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, मजिस्ट्रेट मस्ट गिव 30 डेज टू अपीयर बिफोर डिस्चार्ज. ये 2-3 चीज़ें आई हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. समन्स केस में डिस्चार्ज, मैजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज इफ accusation सीम्स ग्राउंडलेस. स्पेसिफिक टाइमलाइन जो है समन्स ट्रायल के अंदर फिक्स नहीं करी है. तो ये पता होना चाहिए. बहुत बार ये भी सवाल आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं कि किन किन पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर हमारे पास टाइमलाइन फिक्स करी है. तो सेशन कोर्ट के सेशन केस के अंदर टाइमलाइन फिक्स है, वारंट के अंदर टाइमलाइन फिक्स है, वारंट ट्रायल ऑन द कंप्लेंट केस, मतलब प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर वारंट ट्रायल होता है, उस पर टाइमलाइन फिक्स है. बट इसके अंदर समन्स ट्रायल के अंदर कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है. विटनेस एग्जामिनेशन 277 के अंदर आप कंडक्ट ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कर सकते हैं. जजमेंट वही 30 डेज, एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज. ये सिंपल सा केस है. समरी ट्रायल जो है वो कंपलसरी है फॉर द माइनर और लेसर ऑफेंसेस. ये चीज़ नहीं आई है. जजमेंट विद इन 45 डेज. और वही चीज़ है, अपलोड करने की भी बात कही गई है. अपलोड बात आया है. अपलोड कहाँ करेंगे आप? CIS के अंदर, केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है आपका जजमेंट अपलोड होगा. चलिए अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार जो हमने अभी तक की जो टाइमलाइंस देखी उस पर थोड़ा सा टेबल वाइज पढ़ लेते हैं. दोस्तों मेरी टीम ने जो है एक बिल्कुल जो राइटअप तैयार किया है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
बीएनएसएस के अंदर खास तौर से ट्रायल के संबंध में अगर अपन देखें तो जो टाइमलाइन फिक्स्ड है उस पर अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टाइमलाइन फिक्स्ड है। और देखिए, जब भी अब प्रीलिम एग्जामिनेशन आप देंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब टाइमलाइन के रिस्पेक्ट में, डेज के रिस्पेक्ट में वो सवाल आपसे पूछें, तो इस पर आपको श्योर शॉट और टिप्स पे ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन सेशंस ट्रायल केस होगा तो आपको कॉग्निजेंस से मतलब कमिटल कॉग्निजेंस से 60 डेज़ के अंदर, वारंट ट्रायल में जब मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं तब से 60 दिन के अंदर, समन्स ट्रायल के अंदर कोई भी लेंथ फिक्स नहीं है, और समरी ट्रायल के अंदर डिस्चार्ज का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की अपन बात करें तो आप देखें, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में सेशंस ट्रायल के इसके अंदर जो है 60 दिन का 60 डेज़ का समय दिया है। वारंट ट्रायल के अंदर भी 60 डेज़ का समय है कि चार्ज भी जो है 60 डेज़ के अंदर बनाना पड़ेगा, कॉग्निजेंस से 60 डेज़ के अंदर या फिर कमिटल से 60 डेज़ के अंदर चार्ज बनाना पड़ेगा। समन्स ट्रायल के अंदर और समरी ट्रायल के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जजमेंट जो है 30 डेज़ विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 45 डेज़, वारंट ट्रायल में 45 डेज़, मेरे हिसाब से यहाँ भी 30 डेज़ एक्सटेंडेबल टू 45 डेज़ होगा, शायद मिसप्रिंट हुआ है ये चीज़। समन्स ट्रायल के अंदर भी 30 डेज़ एक्सटेंडेबल टू 45 डेज़ और समरी ट्रायल के अंदर भी 45 डेज़ जो है वो लिमिट तैयार की गई है। अपलोडिंग ऑफ जजमेंट, आप जानते हैं कि हर एक जजमेंट हमारे भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनका हर एक जजमेंट CIS के अंदर केस इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड होता है और आप उसको घर पर बैठ के ही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी बैठ के ई कोर्ट ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो अपलोडिंग ऑफ जजमेंट का एक यूनानिमस पीरियड दिया गया है, दैट इज़ 7 डेज़ की। 7 डेज़ के अंदर आपको अपनी वेबसाइट पर CIS के अंदर केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जजमेंट अपलोड करना आवश्यक है, जो कि हमें ई कोर्ट ऐप पे मिलेगा वाया NJDG सर्वर, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जो कि एक जुडिशियल डेटा ग्रिड है जिसके अंदर पूरे भारत के तीनों पिलर्स के अंदर, तीनों कोर्ट्स के पिलर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी केसेस एक साथ मर्ज होते हैं और उनको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। कुछ और टाइमलाइंस के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई है, उस पर भी हम बात करते हैं। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट टू अक्यूज्ड आफ्टर अपीयरेंस, 14 दिन के अंदर उसको डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। ये डॉक्यूमेंट्स और चार्जशीट की कॉपी आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। एक सवाल आपके मन में आएगा कि हम अक्यूज्ड को मतलब डिफेंस को किस तरीके से कॉपी सप्लाई करेंगे, कोई सिस्टम डेवलप्ड है हमारे कोर्ट में? नहीं, अभी कोई सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। आप व्हाट्सएप के थ्रू, जो डिफेंस काउंसिल है उनके व्हाट्सएप पर आप इनको मैसेज कर सकते हैं, पूरा PDF, और इसको सब्सटेंसिव कंप्लाइंस माना जाएगा। कमिटल टू सेशन कोर्ट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस से 90 दिन के अंदर अंदर जो है मैजिस्ट्रेट साहब को, कोर्ट को ये बाउंड किया गया है कि आपको 90 दिन के अंदर कमिटल करना है। गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन 120 दिन बताई गई है, और अगर 120 दिन के अंदर नहीं आता है तो इट विल बी डीम्ड दैट द सैंक्शन हैज़ बीन ग्रांटेड। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉर ऑफेंस हमने 173 में देखा, 14 दिन बताई गई है। ललिता कुमारी का केस, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आपको भेजनी पड़ेगी, मतलब जो डॉक्टर है वो अपनी MLC की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 7 दिन में देगा। इन्वेस्टिगेटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट टू विक्टिम और इन्फॉर्मेंट 90 दिन के बाद बतानी होगी कि सब IO ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल 90 डेज मैक्स। अक्यूज्ड सिग्नेचर आफ्टर ऑडियो वीडियो एग्जामिनेशन, 72 घंटे में आपको आरोपी के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। चैलेंज टू, मतलब अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं अक्यूज्ड का, फॉर एग्जांपल 313 CRPC में जो अक्यूज स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वैसा ही अगर आप अक्यूज स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 72 आवर्स में आपको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। चैलेंज टू डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी बाय पार्टीज ड्यूरिंग ट्रायल 30 डेज। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करने के बाद 6 घंटे में उसको पुलिस के सामने पेश करना पड़ेगा। प्ली बार्गेनिंग का लिए 30 डेज़ है। उसके बाद मर्सी पिटिशन, गवर्नर 60 डेज़, 30 डेज़, ये सब बताया गया है। तो ये सब टाइमलाइंस हैं। देखिए, हर चीज़ को टाइमलाइन में बांध दिया है। सवाल आपके मन में ये उठेगा कि साहब टाइमलाइन के अंदर क्यों दिया गया है? टाइमलाइन के अंदर ये दिया गया है फॉर द क्विक और द प्रॉम्प्ट जस्टिस।
बहुत बार आप जानते हैं, अगर आप एक ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि 5 ईयर्स ओल्ड केसेस, 10 ईयर्स ओल्ड केसेस, 15 ईयर्स ओल्ड केसेस, 20 ईयर्स ओल्ड केसेस भी हमारी कोर्ट में आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। और उनको डिसॉल्व करने के लिए, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए टाइम एंड अगेन हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू करता है। इसलिए किसी तरीके का कोई डिले कोर्ट के केसेस में ना हो, इसलिए ये टाइमलाइन बनाई गई है। ये टाइमलाइन आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइमलाइन के बेसिस पर आपके साथ अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जनरल चेंजेस जो और कुछ किए गए हैं। पहले जो 309 सीआरपीसी हुआ करता था, जहां पर एडजर्मेंट की बात करी गई है, वो 346 सीआरपीसी है। सिर्फ 2 एडजर्मेंट अलाउड हैं पर पार्टी, और उनको मस्ट प्रूव्ड सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है किस बात की कि एडजर्मेंट अलाउड, एडजर्मेंट जो हैं वो फिक्स करके 2 कर दिए हैं। ये भी सवाल प्रीटी में आ सकता है, याद रखिएगा। 309 सीआरपीसी में कोर्ट आया है, पहले मैजिस्ट्रेट था 309 सीआरपीसी में, अब मैजिस्ट्रेट शब्द को कोर्ट कर दिया है। क्योंकि कोर्ट शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सेशंस ट्राइबल भी केसेस होंगे और मैजिस्ट्रेट ट्राइबल भी केसेस होंगे, इसलिए कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। सेक्शन 84, एनी ऑब्सकेंडर अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस विद 10 ईयर्स प्लस इम्प्रिजनमेंट टू बी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 356 जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया की बात करता है। प्ली बार्गेनिंग को अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, उसको हम डिटेल जब BNSS के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, accused can be examined using audio video electronic means, signature on examination record 72 hours। आप जैसे मान लीजिए जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल या सेंट्रल जेल के अंदर अक्यूज्ड है, और आपको 313, मैं बार बार 313 सीआरपीसी कर रहा हूँ बिकॉज वी आर मोर इक्विप्ड विद द सीआरपीसी। 313 के स्टेटमेंट जैसे आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। 330, ईदर पार्टी में क्वेश्चन ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सप्लाई हो रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क अगर रेज करना है तो 30 दिन का आपके पास समय है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, ओवरराइट हुआ है ये चीज़, मेरी टीम थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं देख पाई है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर बेल का है तो बेल कैन बी ग्रांटेड टू फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु हैज सर्व्ड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम sentences। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल ड्यूटी मस्ट फाइल रिटर्न एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर बेल ऑफ प्रिजनर, जिसने 1/3 और 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट कर दे। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में बेल कैन नॉट बी डिनाइड स्क्रूली बिकॉज अक्यूज्ड, सॉरी ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ गलत टाइप्ड हो चुका है, तो बेल के ऊपर ये चीज़ रही। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन में मैंने आपको बता दिया था, विक्टिम को आपको अपॉर्चुनिटी देनी ज़रूरी है, जो पहले नहीं था। पहले 321 में आपको विक्टिम को अपॉर्चुनिटी देनी थी, बट दैट वाज हेल्ड बाय द केस लॉज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो अब इसके अंदर लॉ बना दिया है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 398, स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेट टू ऑफिशियली अनाउंस एंड इम्प्लीमेंट दी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो इससे रिलेटेड रूल्स स्पेसिफिक स्टेट में प्रेवलेंट होंगे। जजमेंट डिलीवरी ये हम लोग देख चुके हैं, तो इस पर हम लोग वापस डिस्कस नहीं करेंगे। जजमेंट डिलीवरी जो है वो 30 डेज़ और 45 डेज़ मैक्सिमम 7 डेज़ अपलोडिंग ऑफ जजमेंट की बात करी गई है। मर्सी पिटिशंस भी अपन देख चुके हैं। गवर्नर साहब जो हैं, ऑनरेबल गवर्नर जो हैं, वो 30 डेज़ के अंदर डिसाइड करेंगे मर्सी पिटिशन। प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं वो 60 डेज़ के अंदर जो हैं डिसाइड करेंगे। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट प्रिपेयर स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में डिस्पोज। इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें, बिकॉज इट इज़ नॉट मोर रेलिवेंट फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। दैट इज़ सुंदर भाई अंबालाल देसाई, सुंदर भाई अंबालाल देसाई का जजमेंट है, विच इज़ रिलेटेड ऑन द सुपुर्दनामा ऑफ द केस प्रॉपर्टीज़। तो उसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में। ये चीज़ मतलब अगर आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से संबंधित ज्ञान लेना है तो आप उसको डील कर सकते हैं। ट्रायल एंड प्रोसीडिंग कैन बी कंडक्टेड इंटायरली इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये एक अलग से सेक्शन है, ये न्यू सेक्शन है, सेक्शन 530, जिसमें स्पेसिफिकली बार बार फोकस किया गया है कि सब इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी जो है वो ट्रायल किया जा सकता है। ट्रायल एंड प्रोसीडिंग, ये चीज़ को डिजिटल कोर्ट और पेपरलेस कोर्ट के लिए एक बहुत लैंडमार्क चीज़ बताई गई है।
रिपीट एंड सेविंग क्लॉज जो है वो चीज़ हम देख लेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं है। अब ये देखिए क्विक रेफरेंस कार्ड जो है, क्योंकि हम लोग अब अपने क्लोजिंग चीज़ पे जा रहे हैं। ये मैंने आपके लिए रखा है कि पहले सीआरपीसी में ये चीज़ थी या नहीं थी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको ये रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस ये आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। लैंडमार्क साइटेशन जो इनकॉर्पोरेट की गई है, सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 0 एफआईआर के लिए है, ललिता कुमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए है, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अपीयरेंस गारंटी जो 170 सीआरपीसी था जो 190, सतेंद्र कुमार अंतिल अपीयरेंस गारंटी के लिए है, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वीडियोग्राफी के लिए है, परमवीर सिंह सहनी वर्सेस बलजीत सिंह दैट इज़ फॉर वीडियोग्राफी, प्रियंका श्रीवास्तव जो मैंने आपको 156(3) की बात करी थी वो एफिडेविट को इनकॉर्पोरेट किया गया है, हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रायल इन एब्सेंशिया के ऊपर चर्चा की गई है, महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के ऊपर बात करी गई है। ये सब चीज़ें जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज आए उनको सबको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वापस रिपीट हो रही हैं थोड़ी बहुत, तो ये मैं इसको वापस डील नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोग इसके अंदर ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। इसको आप पढ़िएगा और कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा। एक एट ग्लांस जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो एक ग्लांस में ये है, सेक्शन 484 सेक्शंस पुराने में थे, अब सेक्शन जो हैं वो 531 हैं। पहले चैप्टर 37 थे, अब चैप्टर 39 है। टोटल शेड्यूल पहले भी 2 थे, अभी भी 2 हैं। मेट्रोपॉलिटन कोड पहले था, पहले था, अब जो है वो नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजंस पहले ना के बराबर था, अब बहुत ज़्यादा फोकस किया है। फॉरेंसिक रिक्वायरमेंट पहले नहीं था, अब 7 साल से ऊपर ऑफेंसेस में कर दिया है। टाइमलाइन ऑफ जजमेंट पहले नहीं था, अब टाइमलाइन ऑफ जजमेंट है। टाइमलाइन ऑफ चार्जेस नहीं था, अब टाइमलाइन ऑफ चार्जेस है। देखिए टाइमलाइन ऑफ चार्जेस क्या है मैं आपको बताऊं। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं उन्होंने इंटरनल बहुत सर्कुलर्स जारी करते हैं जो एक आम पब्लिक के लिए नहीं होते, वो सिर्फ जुडिशल ऑफिसर्स के लिए होते हैं, और उनको बार बार टाइम एंड अगेन ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप 60 डेज़ के अंदर चार्ज बनाइए। अब ये डायरेक्शंस को जो है, क्योंकि जब लॉ बनता है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पार्लियामेंट जो है वो बहुत हाई कोर्ट से, बहुत लॉ मेकर से भी सजेशन लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये सजेशन को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ये ऑलरेडी 2 महीने का पीरियड इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स पहले से ही प्रेवलेंट है अलग अलग स्टेट्स में। तो चार्जेस के लिए 60 डेज़, अपलोडिंग ऑफ जजमेंट का पहले कोई भी लॉ नहीं था, अब 7 दिन दे दिया। 0 एफआईआर नहीं था, अब एक्सप्लिसिट है। कम्युनिटी सर्विस नहीं था, अब है। ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं था, अब 356 है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पहले केस लॉ के संबंध में थी, अब सेक्शन आ गया है। प्ली बार्गेनिंग पहले 1/4 मिनिमम नहीं था, अब आ चुका है। मर्सी पिटिशन का टाइम डिस्क्राइब्ड नहीं था, अब आ चुका है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोडिफाइड नहीं थी, अब कोडिफाइड है। हैंड्स कफिंग नहीं थी पहले, अब हैंड्स कफिंग है। बेल फॉर फर्स्ट ऑफेंडर के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं था, अब है। डेफिनेशन नहीं थी बेल की, अब बेल की डेफिनेशन है। प्राइवेट गवर्नमेंट जो है वो साइंटिफिक एक्सपर्ट को डिफाइन कर सकती, पहले नहीं था, अब है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे BNSS ने इंक्लूड करी हैं, और बहुत कुछ शिफ्ट जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ से ही है। तो मैं अब वापस इस चीज़ को जो है रिपीट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सब कवर कर चुके हैं। और आज की बात को अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो 2 चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, एविडेंस एक्ट के रिस्पेक्ट में और BNSS के रिस्पेक्ट में। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, नए वाले IPC भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। टिल देन जाने से पहले वापस रिमाइंड करवा दूं, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये वीडियो बनाने में, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए। मैं भी नया हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे सिनेमैटिक वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, बट मेरा फोकस यह रहेगा कि लॉ आसान भाषा में समझाया जाए। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। टिल देन गुड बाय फॉर नाउ।